करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के साथ हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले 9 टू 10 लेक्चर्स जो हमने कंडक्ट किए उसमें हमने करंट और रेजिस्टेंस इस पर काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। इनफैक्ट जो आखिरी लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था दैट वाज ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स बाय यूजिंग ओह्म्स लॉ। तो जिस तरीके के सर्किट्स हम लोग हैंडल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, वो बेसिक सर्किट्स में गिने जाते हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये जो दो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पिछला और आज जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये दोनों लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि हम इन दोनों लेक्चर्स में कुछ बेसिक सर्किट्स को ही सॉल्व कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ही देख रहे हैं, लेकिन ये इतने इसेंशियल हैं कि इन्हीं चीजों को बाद में आगे हम कैरी करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आइडिया आप सबको पहले से पता है, आपने क्लास 10th में भी देखा होगा कि जब हम रेजिस्टेंसेस को एक साथ कंबाइन करके जोड़ के किसी सेल या बैटरी के अक्रॉस जोड़ते हैं, उसे अटैच करते हैं, सो दैट मे बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो अप्रोच होते हैं इसके। एक अप्रोच जो होता है इसे हम कहते हैं सीरीज अप्रोच, मतलब रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से जोड़ा जाए कि हम उसे कॉल करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो अप्रोच होता है इसमें, उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से जोड़ा जाए कि हम उसे कहें पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सीरीज किसे कहें और पैरेलल किसे कहें। तो यहां मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनना कि आपने यहाँ पे अपीयरेंस पे नहीं जाना है, कॉम्बिनेशन के बनावट पे आपने नहीं जाना है, उसके अपीयरेंस को देखकर आपने जज नहीं करना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। कई बार हमें कॉम्बिनेशन ऐसा लगेगा कि सीरीज है लेकिन निकलेगा पैरेलल, और कई बार ऐसा लगेगा कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है लेकिन निकलेगा सीरीज। और कई बार तो कुछ सर्किट्स को देखने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, ये सीरीज है या पैरेलल है, बिकॉज दे विल बी सो सेट सो डिजाइंड कि आप उसमें जस्टिफिकेशन देख कर ही नहीं पाओगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। ओके, तो हमें यहाँ पर कंसेप्चुअली सोचना है कि किस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कहते हैं और किस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस होल आइडिया बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल कंसिडरेशन। सपोज हमारे पास दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं जिनको हम कुछ यूं कनेक्ट करते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू मैं क्लेम करता हूं R1, और इसके साथ एक दूसरा रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे जोड़ दिया जिसकी मैग्नीट्यूड मैं क्लेम करता हूं R2। अब हमने क्या किया कि इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ एक सेल अटैच कर दिया लाइक दिस। लेट्स से कि जो अटैच किया गया सेल है इसका ईएमएफ है या इसकी जो वोल्टेज है वो V है। अब देखिए, एज पर सर्किट डिजाइनिंग हम ये कहेंगे कि चूंकि हम यहाँ पे बैटरी या सेल अटैच कर चुके हैं तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम ये देखेंगे बच्चों कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला, ये नेगेटिव यानी कि हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, इस पर अपनी अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, है ना। हर बार पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए हाइयर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। याद आ रहा है कुछ, इस पर बात हो चुकी है अपनी, राइट। यस सर। यस सर। तो बच्चों इसमें से कुछ करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। लेट्स से कि आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब देखिए, आई करंट जो है ना वो इस लाइन पे चलेगा, इस ब्रांच में ऐसे 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 चलेगा, और फाइनली वो करंट यहाँ पहले रेजिस्टेंस में से पास होगा, और आप देखेंगे कि उतना ही करंट जो है दूसरे रेजिस्टेंस में से पास होगा, और फाइनली दोनों रेजिस्टेंस में से वो बाहर आएगा और बैटरी की तरफ चार्जेस फ्लो करके, करंट फ्लो करके अपने सर्किट को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जब ये करंट इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से गया, सो इट्स एग्जैक्टली सेम। मतलब रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना कि उनमें करंट सेम हो, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज। गेटिंग इट?
Yes, sir. ओके, यानी कि जब हम रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हर एक रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो करेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, तो वो कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सेम फ्लो होता है वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. This point is to be noted here. Same current flows through each resistance. Same current flows through each resistance. तो ये इसकी पहचान है, ये इसकी आइडेंटिटी है। ये हर बार हम ऐसे देख के नहीं बोल सकते। अब ये मैंने इतना सिंपल सर्किट यहाँ पे बनाया है कि आप यहाँ पे देख के बोल सकते हो कि ये सीरीज है। एक के बाद एक कोई चीज आती है तो हम उसको सीरीज बोलते हैं ना। क्योंकि ये सर्किट बहुत सिंपल है, मेयरली ऑब्जर्व करने से, देखने से ही हमें ये पता चल रहा है कि वो सीरीज है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सेम चले वो सीरीज कहलाता है। अच्छा, करंट सेम हो रहा है, जस्ट इमेजिन करें कि ये करंट 5 एम्पियर का है। जस्ट इमेजिन करें, जस्ट मैं कुछ डेटा आपके सामने दे देता हूं। ये 5 एम्पियर का करंट है और ये मानते हैं कि ये रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये मानते हैं कि ये रेजिस्टेंस 20 ओम है। जस्ट इमेजिन करें, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। तो जरा कैलकुलेशन करके बताओ कि V1 कितना आएगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमको इसको लिखना पड़ेगा IR1। I तो 5 है, R1 कितना है 10, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया 50 वोल्ट। और इसी हिसाब से V2 का कैलकुलेशन करके बताओ तो ये हो जाएगा IR2। I तो 5 है, R2 20 है, यानी कि कैलकुलेशन के बाद ये क्या हो जाएगा 100 वोल्ट। तो क्या पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो अलग अलग आएगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर एक रेजिस्टेंस अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपने अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से अपने अक्रॉस एक वोल्टेज को डेवलप कराएगा। तो वोल्टेजेस अलग अलग होंगे, लेकिन करंट कैसा होगा? Same. तो ये सीरीज की पहचान है। मैं इसे यहाँ पे बुलेट पॉइंट बना के लिख दूं, सेम I डिफरेंट V। गेटिंग इट? करंट सेम लेकिन वोल्टेज डिफरेंट, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कॉल करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ आई बच्चे? Yes, sir. अब इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं यहाँ आपके सामने करता हूँ, बिल्कुल हल्का सा। ये तो मैंने बस वैल्यूज ऐसे ही इस्तेमाल कर लिए ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट आ रहा है। अब देखिए, अगर हम टोटल वोल्टेज V दे देते हैं, टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है V है, और ये मान के चलें कि रेजिस्टेंस R1 में V1 आ रहा है और रेजिस्टेंस R2 में V2 इतना वोल्टेज आ रहा है, ये मान के चलें, तो क्या हम इस पूरी सर्किट को ऐसी एक सिंपल इक्वेशन से लिख सकते हैं कि V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2? क्योंकि टोटल तो लाइन पर V है। अब उसके दो हिस्से हैं, कुछ पोर्शन V1 के पास आ गया यानी कि R1 के अक्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज, और कुछ पोर्शन ऑफ वोल्टेज जो है ये V2 के रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस आ गया। तो टोटल V लिखते वक्त क्या हमें V1 और V2 दोनों का एडिशन करना होगा? यस, Yes, sir. ठीक है। अब जरा सोचें बच्चों कि हम V1 कैसे लिखते हैं। तो आंसर सिंपल है बेटा, हम लिखेंगे IR1। और हम V2 कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे IR2। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमने I1 I2 क्यों नहीं लिखा? Why we have not written I1 I2? Current is same. हाँ, दैट्स द मेन पॉइंट। यहाँ पे करंट सेम है तो हमें I1 I2 लिखने की सवाल ही नहीं पैदा होता है, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द सेम करंट इज गोइंग टू पास थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इटसेल्फ। आप सोचिए बच्चों कि अगर हम ऐसा इमेजिन करें, ऐसा कंसिडर करें कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा के क्यों ना इनका एक इक्विवेलेंट, इनके बराबरी का एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे डिजाइन कर लें जिसे लिख लें RS, जो इन दोनों का काम अकेला करे, इन दोनों की बराबरी कर दे, इन दोनों का इक्विवेलेंट बन जाए, इन दोनों के जैसा बन जाए अकेला, और वही बैटरी, वही वोल्टेज हम वैसे ही अटैच करें जैसे पहले अटैच किया गया था। तो ऑब्वियस बात है बेटा, वोल्टेज तो V होगा, करंट पहले की तरह आ जाएगा, लेकिन इस बार यहां जो वोल्टेज डेवलप होगा उसे हम लिखेंगे कैसे? नेट वोल्टेज हम लिखेंगे कैसे? IRS। समझ पाई बात? Yes, sir. क्योंकि इसमें जो करंट डेवलप होगा वो I है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो RS है, मतलब इस V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? IRS. I into RS।
बिल्कुल सही। तो जरा सोचिए अगर हम यहाँ पे इस v की जगह रिप्लेस कर दें और ये लिख दें IRS। अब कैलकुलेशन को जरा गौर से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये I फैक्टर कॉमन और कैंसल आउट हो जाता है और हमें फाइनली एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर मिलता है जो होगा R1 प्लस R2। करेक्ट हो गई बात? यस सर। मतलब इस RS की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो कि एक इक्विवेलेंट है, सीरीज इक्विवेलेंट है, हम कैसे निकालेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, R1 और R2 का एडिशन कर देंगे। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब आपने इस तरीके का डेरिवेशन क्लास 10th में भी करा होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि यहीं से बात को शुरू करें ताकि अगर कुछ भूला बिसरा रह गया होगा तुम्हारा 10th का तो वो पार्ट यहां पर आपको फिर एक बार क्लियर हो जाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो अब इसमें हमें 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम आएगा। नंबर 2, हर एक रेजिस्टेंस की अपनी अपनी वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू के हिसाब से उसके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज डेवलप होगा। नंबर 3, इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर उन सारे सीरीज में कनेक्ट किए गए रेजिस्टेंसेस के लिए बनाया जाए तो वो सिंपली लिखा जाएगा R1 प्लस R2। और अगर हमारे पास ऐसे R3, R4, R5 है, ऐसे सारे रेजिस्टेंसेस हैं तो हम देखेंगे कि वो टोटल वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, जितने भी आपने जोड़े हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। गेटिंग इट? यस सर। अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पैरेलल के बारे में। सपोज फॉर एग्जांपल हम दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस ले लें जो हमने किसी सर्किट में कुछ इस तरीके से, इस अंदाज से जोड़ दिए हैं। वी हैव कनेक्टेड देम लाइक दिस। ये R1 है, लेट्स इमेजिन करें ये R2 है, और इसके लिए जो सर्किट लाइन है, जो बैटरी है, वो हमने कुछ यूं जोड़ दी इस तरीके से। अब देखिए ये मैंने V दे दिया, चलिए ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ऑब्वियस बात है बेटा, यहाँ पे कुछ करंट ऐसे शुरू होगा, I करंट। अब वो I करंट जब यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो इस करंट को दो अलग अलग ब्रांचेस मिलती हैं, है ना, देख रहे हो आप? दो यस सर। अलग अलग रेजिस्टेंसेस की ब्रांचेस मिलती हैं। तो इट इज बट ऑब्वियस दैट के इस करंट को इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो हम कह सकते हैं कि यहां पे कुछ करंट जाएगा, वो कहलाएगा I1, और यहां पे कुछ करंट जाएगा और वो कहलाएगा I2। अब एक लॉजिक बात याद रखिए कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। ज्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्ते को करंट नहीं अडॉप्ट करेगा ना। अब आप जा रहे हैं मान लीजिए और आपको ऐसा रास्ता मिल गया जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत रुकावट है उधर, तो आप उस रास्ते को अवॉइड करेंगे, दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे लॉजिकली समझ में आती है कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट कम है, और कंपैरेटिवली अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो उसमें से फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। गेटिंग इट? यस सर। अब समझ में क्या आया कि जब हमने इस अंदाज से, इस तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जिसमें करंट डिवाइड हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल। गेटिंग इट? इस तरीके यस का सर। कहलाएगा पैरेलल। अब इसमें एक और समझने वाली बात है, या एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो बेटा, आप यहां पे कहते हो ना कि ये V वोल्टेज है, तो जारी बात है बेटा, इसका एक टर्मिनल 0 पे होगा तो दूसरा टर्मिनल V पे होगा। जैसे अगर यहाँ पे 5 वोल्ट होता तो आप ऐसे ही लिखते ना, 0 और 5। करेक्ट है? यहाँ पे 10 वोल्ट होता तो आप ऐसे लिखते ना, 0 और 10। तो मैंने बोला V यस वोल्ट, सर। तो एक जगह पे 0 बोलना पड़ेगा, दूसरी जगह पे V बोलना पड़ेगा। अच्छा बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा, इस वाले पॉइंट पे? 0। 0, शाबाश। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? V। अच्छा इस पॉइंट पे क्या होगा? 0। क्या सोचना, बिल्कुल सीधे तो है, ये पॉइंट आके यहाँ जुड़ा, 0। अच्छा इसके नीचे वाले पॉइंट पे क्या होगा? 0। 0, बिल्कुल सही। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? V। V, शाबाश। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? V। अब आप गौर करें कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए जो पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हुआ है वो सेम डेवलप हुआ है। इस पर भी V पोटेंशियल का डिफरेंस आया और इस पर भी V पोटेंशियल का डिफरेंस आया। यस सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की आइडेंटिटी क्या है, उसकी खासियत क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम।
उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जबकि उसमें करंट की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल की खासियत ये होगी कि इट विल बी हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस बट करंट डिस्ट्रीब्यूट्स, करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट अलग अलग आता है। अब ये करंट इस हिसाब से डिवाइड होगा कि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, ये इसीलिए इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी यहां पे लगाई है। तो सीरीज और पैरेलल में जो फंडामेंटल फर्क है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है, वो ये है कि सीरीज में करंट सेम होंगे और पोटेंशियल अलग अलग आएंगे, जबकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होंगे और करंट अलग अलग आएंगे। बात समझ आई बच्चों? यस सर। हाँ, ठीक है। अब इसके लिए भी हमें कुछ इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो आइए जरा सिंपल तरीके से सोचते हैं, उसी अंदाज से सोचते हैं जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। हो सकता है क्लास 10 में भी आपने इस तरीके का डेरिवेशन देखा होगा, बट यहाँ पे हम इसको बिल्कुल 1 या 2 स्टेप में करते हैं। जैसे टोटल करंट बेटा I है, तो ऑब्वियस बात है ये करंट जो है ना I1 प्लस I2 होना चाहिए, बिकॉज जो करंट यहां से निकल रहा है वही तो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों करंट्स की वैल्यू को अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर लूं, कंबाइन कर लूं, तो मुझे I मिलना चाहिए। सही जा रहे हैं? यस यस ओम्स लॉ के हिसाब से आप सोचें तो आपको लिखना चाहिए V बाई R1 प्लस V बाई R2। ख्याल करें, आपके पास ओम्स लॉ ऐसा था V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I शुड बी इक्वल टू V बाई R। क्या कहते हो? यस सर। तो चूंकि यहाँ पे R1 R2 अलग अलग हैं, इसलिए हमने R1 R2 लिखा, लेकिन आपने नोटिस किया मैंने V1 V2 नहीं लिखा। पोटेंशियल सेम है क्वेश्चन। हाँ, पोटेंशियल सेम है, इसलिए हमें V1 V2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ऐसे सोचने लगे कि क्यों ना इस पूरे दो रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट से एक्सप्रेस किया जाए जिसको कहा जाए आरपी। यहाँ इक्विवेलेंट का मतलब समझिए, ये अकेला रेजिस्टेंस दो के बराबर, इक्विवेलेंट बराबरी का, समझ आई ना बात? इक्विवेलेंट इसी को कहेंगे ना, बराबरी का, इक्वल उसके, अकेला दो के बराबर, अकेला वही काम करेगा जो ये दोनों कर रहे हैं, या अगर हम ऐसे मल्टीपल लगाते हैं 3 4 5 10 50 जितने भी लगाते हैं उन सबका एक अकेला। और नीचे दिए गए सर्किट को उसी अंदाज से पूरा कर लें जैसे हम कर रहे थे, तो यहां पर V वोल्टेज तो आ गया, अब ये करंट चलने लगा I। जरा सोचें कि इस I करंट को हम कैसे लिखेंगे? सोचें, इस हिसाब से बताएं, व्हाट शुड आई राइट फॉर दिस I करंट? V बाय RP। वेरी गुड बेटा, शाबाश। हमें यहां लिखना चाहिए V बाई R। बिल्कुल सही बात। अब आप नोटिस करेंगे ये V कॉमन है, इसलिए दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको पैरेलल इक्विवेलेंट वैल्यू कुछ यूं लिखनी पड़ेगी, 1 पाई RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कितना फर्क आया? सीरीज में जब इक्विवेलेंट और बराबरी का रेजिस्टेंस ढूंढा जाता है तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, जबकि पैरेलल में जब उसे सर्च किया जाता है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इस तरीके से चलेगा। तो अब जैसे हमने सीरीज के बारे में 3 बातें याद रखी कि करंट सेम होता है, पोटेंशियल्स अलग अलग होते हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आने लगती है। तो पैरेलल के बारे में भी हमें 3 बातें याद रखनी होंगी, करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में बनेगा वो बनेगा 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन, आपने जितने भी रेजिस्टेंस वहां पे लगाए। गेटिंग इट? अब कई बार इस चीज को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके भी लिखा जाता है, जैसे अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो बेटा ये 1 बाई आरपी इज इक्वल टू, अगर आप ठीक से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। यहां इसका एलसीएम कैलकुलेशन करें तो फाइनल वैल्यू जो आरपी की हम लिख पाएंगे इनवर्स करने के बाद हो गई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना? इस 1 अपॉन आरपी को आरपी कर देंगे तो ये आंसर आएगा। यस, यस सर। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इस तरीके से हमें यहां पे कैलकुलेशन करना है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट निकल करके आई कि सीरीज का इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 है, जबकि पैरेलल का इक्विवेलेंट जो है ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सोचिए अगर मैं ऐसे 4 5 रेजिस्टेंसेस लगाता तो क्या करना होता?
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 और इसी तरीके से मुझे आगे जाना पड़ता है। सही है? Yes, sir. तो आई होप आप इस बात को ठीक से समझ पाए। अब आइए थोड़ा सा एक और काम करते हैं, थोड़ा और कैलकुलेशन को हम समझते हैं। सपोज बच्चों हमारे पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, ये इस तरीके से, और मैंने इन तीनों रेजिस्टेंसेस को कुछ यूं जोड़ दिया। उसके बाद हमने इस पे एक सेल लगा दिया, आप कह सकते हो सेल या बैटरी जो भी। लेट्स से कि ये मैंने यहाँ पे लगाया 10 वोल्ट का, लेट्स से ये मैंने ले लिया 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि बताएं कि इसमें हर एक रेजिस्टेंस पर कितना वोल्ट आ रहा है, हर एक पर कितने वोल्टेज डेवलप हो रहा है, ये बताएं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका टोटल वैल्यू निकालना है। ये कैसे कनेक्टेड नजर आ रहे हैं? जो भी करंट यहां से जाएगा, क्या तीनों में सेम करंट जाएगा? Yes. Yes. मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? Series. क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस RS हमें यूं लिखना होता है? R1 plus R2. करेक्ट जा रहे हैं? Yes. Yes, sir. ये बताएं, ये कितना हो गया? 1 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 10 ओम। अच्छा, एक छोटा सा चेंज मैं क्वेश्चन में करता हूं, 10 की बजाय मैं यहां पे दे देता हूं 20 वोल्ट। तो पता चला कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एक इक्विवेलेंट, एक बराबरी का, एक इक्वल टू देम रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जिसका वैल्यू कितना है? 10. 10। तो ये हो गई अपनी पहली स्टेप। अब बेटा दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे? करंट निकालेंगे। तो आप करंट निकालेंगे I इज इक्वल टू जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया डिवाइडेड बाय सीरीज वैल्यू का इस्तेमाल करें। कितना वोल्टेज लगाया आपने? 20। कितनी सीरीज वैल्यू आई? 10. तो करंट कितना आया? 2 ampere. तो हमें पता चला कि यहां पर इस सर्किट में जो करंट यहां से निकलेगा वो 2 एम्पियर होगा। वही करंट पहले में जाएगा, वही करंट दूसरे में, वही करंट तीसरे में, और फाइनली बाहर होकर के पूरा सेम टू सेम। अब जरा सोचें कि अगर पहले वाले पे वोल्टेज V1 आ जाता है, दूसरे वाले पे वोल्टेज V2 आता है और तीसरे वाले पे V3 आता है, तो हम क्या यूं लिख सकते हैं? IR1, IR2 एंड IR3, क्या हम ये काम कर सकते हैं? Yes, sir. तो बताइए पहले वाले पे वोल्टेज कितना आ गया? 2 into 1, 2 वोल्ट। दूसरे वाले पे वोल्टेज कितना आया? 10 volt. 10 वोल्ट। तीसरे वाले पे वोल्टेज कितना आया? सॉरी फॉर दैट, 2 into 4, आंसर कितना आया? 8. 8। तो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज आया हमने निकाल दिया, लेकिन इसके लिए 3 स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ा। 3 स्टेप में ये काम होगा। पहले इक्विवेलेंट ढूंढो, फिर इंडिविजुअल टोटल करंट निकालो, और उसके बाद इंडिविजुअल जो ईएमएफ सॉरी आई में से वोल्टेज डेवलप होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे, वो फाइंड आउट करो। अब इसमें एक और बात नोटिसेबल है, अगर आप ध्यान देते हैं तो 2 वोल्ट, 10 वोल्ट और 8 वोल्ट इन सबको जोड़ें तो आपको क्या मिला? 20 volt. और वही पूरा सप्लाई वोल्टेज है। और यही बात हमने यहां कही थी कि भैया आप V जोड़ रहे हो, इस पर V1 है और इस पर V2 है, तो इन दोनों को मिला के तो V ही आएगा। Yes, sir. तो हमें यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि टोटल वोल्टेज हमेशा हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे आने वाले वोल्टेज का एडिशन होगा।
और ये अपने आप में एक चेक पॉइंट भी है। मान लीजिए मैं तीसरा पार्ट कैलकुलेट नहीं करता हूँ और पहले पे मुझे पता चल जाता है 2 है, दूसरे पे पता चल जाता है 10 वोल्ट है और टोटल अगर 20 है तो आई एम 100% श्योर दैट के लास्ट वाले पे 8 वोल्ट आना चाहिए ताकि टोटल 20 मैच करे। ठीक हो रही है बच्चों बात? ठीक है? Yes, sir. Yes. ओके, जरा माइक देखो किसी का ऑन रह गया था तो। अच्छा, अब एक और सर्किट पे जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस इस बार कनेक्ट किए, कुछ ऐसे कि हम देखकर भी इस बात का कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये कैसे कनेक्टेड है, Parallel. देखकर। हालांकि मैं आपको ये बात बहुत क्या कहेंगे, जोर देके बोलूंगा कि सिर्फ देख के जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए। अभी तो हम बहुत सिंपल सर्किट पे काम कर रहे हैं, हमें इसमें 2-3 लेक्चर और लेने हैं। तो मैं बस बेसिक्स आपके पहले क्लियर करवा दूं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस हैं वो आएंगे। तो हमें ये देखकर कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है? जब सर्किट्स की लेवल बढ़ेगी तो ख्याल रखिए इस बात का। अभी तो ठीक है, सिंपल है, तो हम देख के बता पा रहे हैं कि हाँ भाई ये पैरेलल है। चलिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हमने लिया 2 ओम, हमने लिया 4 ओम, हमने लिया 6 ओम और मैंने आपको दे दिया 24 वोल्ट। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताएं हर एक पर कितना वोल्ट आएगा, हर एक रेजिस्टेंस पे कितना कितना वोल्टेज आएगा? क्या ये इतना मुश्किल सवाल है? 2 से सबसे ज्यादा। क्या ये इतना मुश्किल सवाल है कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि हर एक पे कितना वोल्टेज आएगा, जबकि हम ये जान रहे हैं कि ये पैरेलली कनेक्टेड है? 24. वेरी गुड। 5 मिनट पहले ही पढ़ाया आपको कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। हर एक के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब देखिए बेटा, अगर हम ये कहते हैं कि ये 24 वोल्ट है तो बताएं इस पॉइंट पे अगर मैंने 0 मान लिया तो इस पॉइंट पे क्या मानूं मैं? 24. तो फिर ऑब्वियस बात है इस पॉइंट पे भी मुझे क्या मानना पड़ेगा? 24। इस पॉइंट पे भी क्या मानना पड़ेगा? 0। अगर ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 24 तो ये भी 24, ये वाला भी 24 और ये वाला भी 24। अब ये तो बेसिक है ना, अभी तो बताया आपको, इसमें तो मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इसमें देर लगा रहे हो आंसर देने में तो फिर ध्यान कहाँ है आपका? हर एक पर सेम वोल्टेज आना चाहिए और उतना ही जितना बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू लगाया गया है। बाइफर्केशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये बात और है कि इसमें करंट्स अलग अलग होंगे, हर एक में अलग अलग करंट दौड़ेगा। इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। आप नोटिस करें यहां पे पहले वाले पे कितना करंट जाएगा, सोच समझ के बताओ। 24/2 यानी कि 12. 12 एम्पीयर। अरे बेटा ओम्स लॉ लगा रहा हूं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। I इज इक्वल टू वी बाई आर लगा रहा हूं, क्या सोच रहे हो इतना? दूसरे वाले पे 6 ampere. वेरी गुड, 6 एम्पियर। और इसी अंदाज में तीसरे 4 वाले ampere. और ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो हर एक में करंट अलग अलग दौड़ेगा। अब इसमें कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, जैसे सीरीज के लिए हमको थोड़ा लंबा चौड़ा 3 स्टेप तक जाने पड़े, इसमें इतना कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। आप इजीली करंट का कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि वोल्टेज सेम है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है, वोल्टेज सेम है, तो सीधे सीधे V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा दिया, I इज इक्वल टू वी बाई आर, काम खत्म। हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। बात समझ आई? Yes, sir. ओके। अब इस चीज में मैं थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन करता हूं इस तरीके के सर्किट में। देखें क्या, सपोज फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करते हैं कि 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, ये एक और फिर ये 2 ऐसे। हमें इसमें बहुत काम करना है, ये बस शुरुआत है, मैं आपको अभी बता दूं। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ठीक ठाक हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। लेट्स से कि ये 2 ओम है, या एक काम कर दें, इसको कर देते हैं 6 ओम, इसको कर देते हैं
4 ओम और इसको कर देते हैं 6 ओम और यहाँ पे हम लगाते हैं 32 वोल्ट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सब में कितना कितना करंट जा रहा है, बताओ हर एक में कितना कितना करंट जा रहा है, आइडेंटिफाई करो। 32 वोल्ट। ये तो वोल्टेज हो गया ना, और वो भी 32 वोल्ट हर एक पे थोड़ी आएगा। अब इस सर्किट को जरा ध्यान से देखें तो ये पूरी तरीके से सीरीज वाला सर्किट नहीं है, या ये पूरी तरीके से पैरेलल वाला सर्किट भी नहीं है। ये सीरीज और पैरेलल का एक इंटरनल कॉम्बिनेशन है, एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग। इससे सिंपल तो शायद कुछ हो भी नहीं सकता, ये जस्ट एक बिगिनिंग है। तो ये पूरी तरीके से सीरीज में आप नहीं बोल सकते ना बेटा। आप देखो ये 4 और 6 ये दोनों कैसे कनेक्टेड नजर आ रहे हैं? पैरेलल। एक हल्का सा जस्टिफिकेशन आप ये दे सकते हो कि ये करंट यहां से निकला, जरा इस रेड डॉट को फॉलो करो। जब ये करंट यहां से निकला और यहां पहुंचा तो क्या ऊपर और नीचे अलग अलग डिवाइड हो गया? यस सर। जैसे ही करंट ब्रांच में डिवाइड हो गया वहां पर पॉसिबिलिटी हो गई पैरेलल की। तो ये दोनों तो पैरेलल ही हैं। और ये जो बचा ये इन दोनों के साथ पैरेलल की जो नेट वैल्यू आएगी उनके साथ ये सीरीज में आएगा। समझे बात को? यस सर। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों सबसे पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन निपटाना पड़ेगा आपको, इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जरा इसे सॉल्व कर ले, क्विकली सॉल्व करें। ये सेगमेंट, इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूं यहां पे आरटी। तो बेटा हमने अभी भी देखा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जरा फॉर्मूला याद कर ले, रट ले अच्छे से। टू रेजिस्टेंसेस के केस में ये फॉर्मूला बनता है, जरा याद कर ले इस बात को। सही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोले। Yes, sir. यस सर। चलें 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 कितना हो गया? 2.4. 2.4। 2.4। मतलब इन दोनों को हटा के रिप्लेस करके अगर मैं एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां लगाना चाहता हूं जो इन दोनों के ही जैसा काम करे, तो मुझे कौन सा रेजिस्टेंस यहां पे लगाना पड़ेगा? 2.4 ओम। का लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया कुछ ऐसे। ये 6 ओम का था, यहां जो दो रेजिस्टेंसेस थे उनकी जगह पे बस एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना पड़ा 2.4, और बाकी सर्किट जैसा वैसे, बाकी के सर्किट में कोई चेंज नहीं, ये यूं लग गया। ये अभी भी बेटा 332 वोल्ट है। ठीक हो रही है बात? यस सर। सो दैट वे वी हैव टू हैंडल इट। अब ये जो दो हैं ये कैसे नजर आ रहे हैं? सीरीज। ये पूरी तरीके से सीरीज में है ना, ये पूरी तरीके से सीरीज में है। तो जरा सोचें कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं और इन दोनों का एक नेट वैल्यू निकालूं जिसे मैं बोलता हूं आरएस, तो क्या मुझे 6 प्लस 8.4। करना पड़ेगा? वेरी गुड, 8.4 आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा के क्यों ना एक सिंगल रेजिस्टेंस यहां लगाया जाए और बाकी का सेल आपने ज्यों का त्यों जैसा था वैसे जोड़ना है। ये अभी भी 32 वोल्ट है और यहां पे आप खुशी खुशी आप बोल दें अब ये 8.4 ओम आ गया। गेटिंग इट राइट? यस सर। तो सर्किट हम धीरे 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 सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो पता चला कि इन तीनों रेजिस्टेंस को यहां से हटा दिया जाए और इनकी बराबरी का एक सिंगल वैल्यू लिखा जाए तो वो 8.4 है। क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. अब इसमें करंट निकालते हैं। तो आइए करंट का कैलकुलेशन हो गया अपना, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं 32 डिवाइडेड बाय 8.4 V by R, I is equal to V by R। ओम्स लॉ ही चल रहा है, V is equal to IR। यस सर। डिवाइड करें, बताएं कितना आंसर आएगा? चलें जल्दी से करें। थर्टी टू डिवाइडेड बाई 8.4।
व्हाट इज एक्सपेक्टेड आंसर? 3.8. 3.8 एम्पियर। ये जो 3.8 एम्पियर है, ये सबका मिला जुला के टोटल करंट है, टोटल। अब जरा इस सर्किट पे वापस आइए। तो इस बैटरी ने, जो कि सेल ने 32 वोल्ट की सेल है, इसने कितना करंट अब भेजा यहां पे? सोचें। सही है बेटा? Yes, sir. Yes. अब ये 3.8 का करंट यहां पहले रेजिस्टेंस में से तो जाएगा, जाएगा ही जाएगा, इसका कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है, चांस ही नहीं है इसका, क्योंकि कई ब्रांच ही नहीं थी। जो करंट निकला वो पूरा का पूरा तो इसमें गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो जरा सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग चला के बताइए कि यहां कितना वोल्ट डेवलप होगा। कितना वोल्ट डेवलप होगा यहाँ? सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर। I 3.8, R 6, 22.8. 22.8 है। 22 पॉइंट कितना आएगा? 8. 22.8. तो इस रेजिस्टेंस पर डेवलप हुआ 22.8 वोल्ट। बेटा आप सोचो, टोटल अपने पास कितना है? 32 volt. उसमें से अकेले इस 6 ओम ने कितना कंज्यूम कर लिया? 22.8 वोल्ट। बचा कितना? 9.2। कितना बचा? 9.2 volt. 9.2 वोल्ट। करेक्ट है? Yes, sir. कैसे निकाला मैंने? 32 में से 22.8 को माइनस कर दिया, Yes. क्योंकि टोटल तो 32 था, उसमें से 22.8 तो चला गया, तो बचा कितना? 9.8। अब सोचो ये 9.8 कहां गया होगा? पैरेलल सीरीज। हाँ, ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस बच गए, ये दोनों के दोनों पर एक साथ एक सिंगल वैल्यू आएगी, और वो आएगी 9.2 वोल्ट की। दोनों पर 9.2 आएगी। समझे बेटा बात को? Yes, sir. और दोनों पर मैं 9.2 का सेम वोल्टेज क्यों दे रहा हूं? क्यों कह रहा हूं मैं कि इस पे भी 9.2 वोल्ट आएगा और इस पे भी 9.2 वोल्ट आएगा? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? Parallel series. Yes, because these two are connected in parallel and we have identified that rule कि parallel में potential same होता है। इसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने वाले हैं तो ये चीजें वहां बहुत काम में आएंगी, और हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं इस बात को। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं कि आपने कुछ 10th में सीखा होगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं ये आपको। तो इन दोनों पे कंबाइन लेवल पे, इन दोनों पे सेम वोल्टेज आएगा। कितना आ गया बेटा? 9.2 volt. हाँ, अब सोच समझ के आंसर देना, गलती नहीं करना। ये बताओ कि इस 4 ओम में कितना करंट जाएगा? ये ख्याल रहे, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है इस पर? वोल्टेज कितना आएगा? 9.2। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4। 4। तो 9.2 डिवाइडेड बाय 4, बताओ कितना हुआ? 2.3. 2.3। केयरफुली करना, मैं तुम जो बोल रहे हो वो हिसाब से लिख रहा हूं। तो इसमें करंट आ गया बेटा 2.3 एम्पियर। अब नीचे वाले 6 ओम में कितना करंट आएगा? सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। यही फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V कितना लेंगे आप? 9.2 ही लेंगे इस पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। 1.53। ओके, 1.5, 3 छोड़ देते हैं, 1.5। जरा देखो कि यहां से कितना करंट एंटर कर रहा था। 3.8। 3.8 ampere. इस जगह पे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट कितना बना? 2.3 ampere. दूसरा पार्ट कितना बना? 1.5 ampere. इन दोनों को ऐड करो, क्या आपको अभी भी 3.8 मिलता है? यस सर। Yes, sir. चाहिए, क्योंकि जो करंट आया था वही दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है।
और ये फर्दर करंट आगे की तरफ कैरी होंगे, ये ऊपर से 2.3 नीचे से 1.5 और ये मिल करके वापस से यहाँ पे जब निकलेंगे तो ये 3.8 एम्पियर ही बाहर आएगा। गेटिंग इट? और मैं आपको ये Yes, क्लियर sir. बता दूं कि ये बहुत बेसिक सर्किट है, बहुत बेसिक। हमें बहुत सारे इसमें अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग तरीके के सर्किट्स, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स देखने हैं हमें। बट ऐसे समझ लो कि हम बिल्कुल एकदम एकदम जीरो पुराने जमाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करके आगे चल रहे हैं। ओके विद दिस? Yes, sir. और Yes, sir. इसमें मैं अभी कोई ट्रिक्स वगैरह आपको नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि जल्दी से कैसे गेस कर लेंगे, कैसे आंसर आता है क्विकली, वन शॉट, एक झटके में कैसे पता चलेगा हमको आंसर कैसे आता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम पहले स्ट्रगल कर लें, इस बात को समझ लें अच्छे से कि ये सारा मामला हो कैसे रहा है, क्या होता है। दूसरे तीसरे अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे क्विकली कैसे करें। पहले थोड़ा सा हम अपने आप को इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस गेन कर लें। आ गया समझ में ठीक से? Yes, sir. चलिए इसी तरीके का मैं एक और क्वेश्चन देता हूं और आपने थोड़ा ट्राई करना है। नंबर्स मैं रैंडमली यूज करूंगा, कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ सकते हैं, तो जरा कैलकुलेशन ठीक ठाक तरीके से कर लें। ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने यहां पे आपको 3 अलग अलग रेजिस्टेंस लगा के दिए, 3, फिर उसके बाद एक और एक ही ब्रांच रखी है। चलिए यहां मैंने जोड़ दिया बैटरी और इस पर हमने लगाया, लेट से लेट मी गिव 80 वोल्ट। रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे दे रहे हैं कि इसे कर दें हम 10 ओम, इसको कर दें 50 ओम, इसको कर दें 30, 30, 30। चलिए अब हर एक ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये आपको निकालना है। चलो मैं इसको थोड़ा सिंपल भी कर दूं, ये अलग अलग वैल्यूज लें, इसको 40 कर देते हैं, अलग अलग वैल्यूज लेंगे या एक ही रखें? यू मे गो फॉर एनी नंबर। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 60, इसको कर देते हैं 10, जो आता है आंसर आने दें। अब बताना है हमें कि हर एक लाइन पर, हर एक ब्रांच में कितना करंट चल रहा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो सेगमेंट है बीच का, आप इसे सॉल्व करें। ये कैसा नजर आ रहा है? Parallel. पैरेलल। अब ऐसा क्यों नजर आ रहा है तो सोचिए जरा कि यहां से जो करंट निकलेगा वो पहले रेजिस्टेंस में से जाएगा, फिर इस पॉइंट पर वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। जो ही करंट डिवाइड हुआ हमें गेस हो जाना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल की तरफ जा रहा है। तो जहां जहां करंट डिवाइड हो गया वो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो ये तीनों पैरेलल हो गए। और मैं फिर बोल दूं कि हमें सिर्फ देख कर गेस नहीं करना है, आगे आगे आएगा आपको समझ में, जो मैं बातें बता रहा हूं आगे आगे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इस सेगमेंट को सॉल्व करते हैं, ये सिर्फ ये वाला सेगमेंट सॉल्व करते हैं। क्या इसका आंसर मुझे यूं लिखना पड़ेगा 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/10, क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू, मैं इसको नाम दे दूं 1/RP। अच्छा भाई चलो इनका कॉमन एलसीएम अगर ले लिया जाए तो 60 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 6, सही है, 9/60। इसका मतलब आरपी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 9। सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, कि इसमें भी कंफ्यूजन है आप लोगों को? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes. Correct. बहुत छोटी चीजें हैं, Yes. बहुत छोटी चीजें, लेकिन फिर भी मैं इसमें भी पेशेंस रख रहा हूँ। हाँ 60/9 6.66
So that will go for 6.666. So we may just write 6.6. चलो यहाँ एंड कर देते हैं। हालांकि लिखना चाहिए 6.67, बट इट्स ओके, 6.6। तो पता चला कि ये जो सेगमेंट है बीच वाला, अगर हम इसको निपटा दें तो इसका आंसर आ जाएगा 6.6। तो क्या हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके यूं लिख पाएंगे? ये बीच वाला रेजिस्टेंस जो अभी अभी आपने निकाला, ये आ गया 6.6 का, इधर पहले से 10 है और इधर पहले से 40 है, और ये आपने यहां पे जोड़ रखा है 80। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. अब इन तीनों को कैसे हम इमेजिन करेंगे? ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में है, तो इन्हें सॉल्व कर लें। जब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं तो इनका एक फाइनल वैल्यू हमें ऐसे मिलेगा, आर सीरीज इज इक्वल टू 10 प्लस 6.6 प्लस 40। कितना आंसर आएगा? 56.6। 56.6 ओम। तो इन तीनों का एक सिंगल इक्विवेलेंट अगर मैं बनाता हूं, इन तीनों की बराबरी का सिर्फ एक रेजिस्टेंस अगर मैं बनाता हूं, तो वो होना चाहिए 56.6 ओम का, और वही 80 वोल्ट का बैटरी यहां पे या सेल यहां पे जुड़ा हुआ है, ये प्लस या माइनस। अब ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ करंट जाएगा, आया ना? Yes, sir. यस सर। तो बताएं वो करंट आए कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाय 56.6, सही जा रहे हैं? V बाई आर, V बाई आर, 1.41। हाँ कितना बताया? 1.4। 41। दैट्स इट। रुक जाता हूं यहां पे मैं, 1.4। तो पता चला कि यहां से जो करंट निकल रहा है असल में वो कितना निकलेगा? 1.4। 1.4. क्या वो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा? जैसे यहां पे अगर मैं दिखाने लग जाऊं करंट, तो ये हो गया 1.4 एम्पियर, और वही करंट क्या पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा? सोचे बेटा। Yes, sir. 1.4 यहां से चला, तो यहां कितना वोल्टेज आया? गलती नहीं करना। 14। शाबाश, तो यहां आ गया 14 वोल्ट। अच्छा, अब ये जो 1.4 एम्पियर का करंट है, वो जब यहां आगे पहुंचेगा तो कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा? 1, 3। 2, 3। अब हमें पता नहीं कि हर ब्रांच में कितना कितना जाने वाला है, वी आर नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्टली वहां पे कितना कितना जाएगा, बट हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि ये जितना भी करंट यहां डिवाइड हो, लेकिन जब ये करंट बाहर आएगा तो ये वापस से 1.4 एम्पियर बन जाएगा, क्योंकि जितना करंट ब्रांच में डिवाइड होगा वो सब मिल जाएगा ना, आगे आके कंबाइन हो जाएगा ना आगे आके। यस Yes, सर। sir. तो फिर इस 40 वाले रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज आएगा? V इज इक्वल टू आई आर से। क्या इतना मुश्किल सवाल पूछा मैंने? V 56। इज इक्वल टू आई आर, आई 1.4, आर 40, मल्टीप्लीकेशन करो, खत्म यार। कितना आया? 56। शाबाश, 56 वोल्ट। अब बेटा टोटल कितना था अपने पास? 80 वोल्ट। 80 में से 14 इसको चला गया, 56 इसको चला गया, तो ये जो सेगमेंट पैरेलल में हमको यहां सता रहा है, इसके पास कितना बचा? 80 में से 14 इधर चला गया, 56 यहां चला गया, तो ये बीच में कितना बच गया? 10। सही जवाब है, 10. बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल तो 80 था, 80 था, 80 में से 14 इधर गया, 56 इधर गया, तो बचा कितना? 80 में से 56 और 14 कम कर लो, जो बच गया इसको मिला। अच्छा, ये जो 10 वोल्ट है, क्या इनमें से किसी एक को मिला कि तीनों को 10 10 10 मिला? तीनों को 10. तीनों को 10 मिला। शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ देम गॉट 10 वोल्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें करंट कितना जाएगा। तो बच्चों, जब हम इसका करंट निकालने वाले होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू वी बाई आर।
इस 60 ओम पे कितना वोल्ट आ गया? 10 वोल्ट। 10। रेजिस्टेंस कितना? 60, यानी कि 1/6। 1/6 का मतलब कितना हुआ? 0 पॉइंट। अरे बोलते हैं आज की डेट में 0.16। 16, बिल्कुल सही। मतलब 60 वाले पे कितना करंट जाएगा? 0.16 एम्पियर। 30 वाले पे कितना जाएगा? बताओ, तुम खुद करके बताओ। V बाई आर, V तो 10 आ रहा है, 30 पे भी 10 आ रहा है, डिवाइडेड बाई आर 30, 0.8। 1/3, 1/3, 0.33। 0.33। और इस 10 वाले पे कितना जाएगा? 1। 1। बिल्कुल सही। और आप ये बात नोटिस करो कि रेजिस्टेंस जितना बड़ा करंट उतना कम। अब एक काम करो, इन तीनों को जोड़ो, तीनों को ऐड करो। 1 प्लस 0.3 प्लस 1 0.16। तो आप देखोगे कि इनका एडिशन दोबारा वापस से 1.4 के आसपास आता है। यस सर। तो ये करंट का बाइफर्केशन हो गया। अब ये चीज करने के लिए हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कोई दूसरा इलाज नहीं है इसका। इसका कोई दूसरा इलाज ही नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप रैपिडली सॉल्व करोगे। अब हम सीख रहे हैं इसलिए 10-10, 15-15 मिनट इस क्वेश्चन पे हम खर्च कर रहे हैं। एग्जाम में तो ये अफोर्डेबल नहीं है कि आप 5 मिनट 10 मिनट लेके करंट का कैलकुलेशन करते बैठे। यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, जल्दी समझने के तरीके भी हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो वक्त के साथ में आपको बता दूंगा धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो बेसिक सर्किट्स के लिए मैं आपको, बेसिक सर्किट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे जो जो बातें मैंने आपको बताई, अगर मैं उनको इन नटशेल आपके सामने रखूं, तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से करना है, सीरीज में और पैरेलल। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाता है। सीरीज का नेट इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से निकलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। जबकि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता चला जाता है। ठीक है। और मैंने आपको यहाँ कुछ अटेम्प्ट्स बताए जिसमें हम करंट के कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे इन अ वेरी वेरी सिंपल सर्किट। बहुत आसान सर्किट है ये, इसमें हम कुछ करंट्स की कैलकुलेशन को समझ रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लासेस में हम इसी तरीके के सर्किट्स को थोड़ा और एलिवेट करेंगे, थोड़े और नए कंसेप्ट इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रुक जाते हैं।